हेलो फ्रेंड, मिशन मोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी साइंस अध्याय 6 का। कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, किसी भी एग्जाम जिसमें साइंस आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए साइंस कितना इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी साइंस तो बहुत ही कंपलसरी है पढ़ना। अगर आप इसे नहीं पढ़ रहे, इग्नोर कर रहे हैं, तो आप कट ऑफ से उतना ही दूर जा रहे हैं। तो चलिए हम अध्याय 6 में आते हैं और सजीव विशेषताएं और आवास। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है, जिस स्थान पर सजीव रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो आवास कहते हैं। नाग फनी में प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तना के द्वारा। अनुकूलन किसे कहते हैं? परिवेश में रहने और बनना अनुकूलन कहलाता है। कौन सा मरुस्थलीय पौधा है? तो कैक्टस है। आपको पता है कि कैक्टस मरुस्थल में पाया जाता है, आप देखे भी होंगे। हाइड्रेरिया पौधा जो है जलीय है। कौन सा जीव रात्रिचर है? चमगादड़ है। वह प्रक्रिया जिससे अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर फेंके जाते हैं, निकाले जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। पर्वतीय प्रदेशों के पौधे के पत्ते जो होते हैं सुई के आकार के होते हैं, नुकीले टाइप से होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? सुई के आकार के कहते हैं। पर्वतीय प्रदेशों के जो पौधों के पत्ते होते हैं वो उसको सुई के आकार के होते हैं। बीजों के अंकुरन के लिए आवश्यक है वायु, जल और प्रकाश। पर्वतीय क्षेत्र के जंतुओं की क्या विशेषता है? मोटी त्वचा होती है। पर्वतीय क्षेत्र के जो जंतु होते हैं, गलत लिखा हुआ है, तो इसको ठीक कर लीजिएगा। मोटी त्वचा होती है उनकी। अब हम नेक्स्ट आते हैं, शरीर पर लंबे बाल होते हैं। तो शरीर पे जिनके लंबे बाल होते हैं वो शरीर से ढका होता है। अब उनकी जो मोटी जो त्वचा होती है ना, वो शरीर पर लंबे बाल होते हैं, जो शरीर फर से ढका रहता है। पर्वतीय क्षेत्र के जंतुओं की विशेषता क्या है? मोटी एक त्वचा होती है, दूसरा शरीर पर लंबे बाल होते हैं, उनका शरीर फर से ढका होता है। इसको याद रखिएगा। पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। पर्णहरित क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट आप याद रखिए, यही ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है, आती है जल से। कहां से आती है? जल से। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है, आती है जल से आती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब नेक्स्ट आते हैं बाह्य वातावरण में होने वाले कुछ परिवर्तन, जैसे कांटा चुभना, तेज प्रकाश, प्रिय व्यंजन आदि को क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी रंग सर्वाधिक प्रभावकारी है? लाल रंग की है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादप क्या ग्रहण करते हैं? तो CO2 ग्रहण करते हैं। अब देख लीजिए, ये प्रकाश संश्लेषण से जितने भी रिलेटिव क्वेश्चन है आपको पूछता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादप कौन से गैस निर्मुक्त करते हैं? तो O2 करते हैं। और नेक्स्ट आते हैं, वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की संरचनाओं में कौन जिम्मेदार होता है? स्ट्रोमेटा होता है। ये सब पिछले एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण की जो है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो ग्रेना में संपन्न होती है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं, श्वसन के लिए पत्ती की सतह पर किसके द्वारा उपस्थित है ऑक्सीजन विस्तृत होकर पत्ती की कोशिकाओं तक पहुंचता है? तो स्ट्रोमेटा। पौधे की पत्तियां श्वसन की प्रक्रिया में वायु को अंदर लेती है। इस प्रक्रिया के अगले चरण में पत्तियां क्या करती है? तो ऑक्सीजन का उपयोग करती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित करती है। नेक्स्ट हम आते हैं, मृदा जल और वायु किस आवास के घटक है? अजैव घटक है। उद्दीपन किसे कहते हैं? वातावरण में होने वाले परिवर्तन को। उत्सर्जन किसे कहते हैं? अवशिष्ट पदार्थ का निष्कासन ही उत्सर्जन कहलाता है। उद्दीपन किसे कहते हैं? वातावरण में होने वाले परिवर्तन। मृदा जल एवं वायु किस आवास के घटक है? अजैव घटक है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। और जितने भी ये कट ऑफ ये सारे हैं, आपको कट ऑफ पार करना है, तो ये सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा। बाह्य वातावरण में कुछ होने वाले परिवर्तन को कांटा चुभना, तेज प्रकाश, प्रिय व्यंजन इत्यादि को क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी रंग सर्वाधिक प्रभावित होती है? लाल रंग की। प्रकाश संश्लेषण में की क्रिया पादप क्या ग्रहण करता है? CO2। और कौन सी गैस निर्मुक्त करता है? O2। वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधों की संरचना में जिम्मेदार है स्ट्रोमेटा। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट है, संपन्न ग्रेना में होता है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बार बार याद करते रहिएगा। जो इंपॉर्टेंट था उसे हम रिवीजन करवा दिए हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं, इससे देखिए, डॉल्फिन का ये क्वेश्चन, सॉरी डॉल्फिन और व्हेल मछली सांस कैसे लेती है, तो क्वेश्चन है। उससे पहले एक और क्वेश्चन जो छूट गया, जलीय पौधों का तना होता है लंबा, हल्का और खोखला। डॉल्फिन और व्हेल मछली सांस कैसे लेती है? वात छिद्रों के द्वारा। बीज सजीव और निर्जीव होते हैं, सजीव होते हैं। कायिक प्रजनन किसे कहते हैं? पौधों में बीजों के अतिरिक्त अन्य भाग प्रजनन में, अन्य भाग में जो प्रजनन होता है उसे कायिक प्रक्रिया कहते हैं। और केंचुआ कैसे सांस लेता है? तो त्वचा से लेता है। कैक्टस मरुस्थल में जीवित रहता है एक मोटी मोमी परत के द्वारा और लंबी जड़ों के कारण, छोटी पत्तियों के कारण। अजैव घटक है वायु, जल, प्रकाश, ताप, चट्टान, मिट्टी। अनुकूलन किसे कहते हैं? वो विशिष्ट संरचनाएं जो किसी पौधे तथा जंतु को उसके प्रवेश में रहने योग्य बनाती है, उसे अनुकूल कहते हैं। पर्वतीय वनों में वृक्षों को क्या विशेषता नहीं है? तो पत्ते चौड़े होते हैं। किन जानवरों की त्वचा मोटी होती है? जो वाष्पीकरण को रोकती है, उन्हें पसीना नहीं आता, इसलिए वे लंबे समय तक पानी के बिना जीवित रह सकते हैं। रेगिस्तानी जानवर। नेक्स्ट अब याद रखिएगा, कैक्टस के पौधे की पत्तियों के आकार की होती है, जो पत्तियों से पानी की कमी को कम करने में मदद करता है। वाष्पोत्सर्जन। समुद्र में जंतु और पौधे लवणीय जल खारे पानी में रहते हैं तथा श्वसन के लिए जल में विलय वायु में किसका उपयोग करते हैं? तो ऑक्सीजन का। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, समुद्र में जो जंतु और पौधे जो है लवणीय जल खारे पानी में रहते हैं तथा श्वसन के लिए जल में विलय वायु में किसका उपयोग करते हैं? तो ऑक्सीजन का करते हैं। वे जीवित वस्तुएं जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, श्वपोषी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के आदान प्रदान की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। संतान और बीज के उत्पादन को कहा जाता है प्रजनन। किस गैस से पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण होता है? तो नाइट्रोजन से। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में गैसों CO2 O2 का आदान प्रदान किन अंगों के द्वारा होता है? तो पत्तियों के में अवस्थित जो रंध्र होते हैं, पत्तियों में क्या होता है? अवस्थिति रंध्रों के द्वारा। पत्तियों में जो अवस्थित रंध्र है उसके द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्वेश्चन पूछा हुआ है दरोगा में,
इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में जो गैसों का CO2 और O2 का आदान प्रदान होता है अंगों के किसके द्वारा? तो पत्तियों में जो अवस्थित रंध्र होता है, रंध्र के द्वारा होता है, रंध्रों के द्वारा। इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जब आप नंगे पैर टहल रहे होते हैं तो पैर अचानक किसी कांटे अथवा नुकीली वस्तु पर पड़ जाए तो आप किस प्रकार की अनुक्रिया करते हैं? उद्दीपन की अनुक्रिया करते हैं। इसे आप याद रखिएगा। अब हम पढ़ेंगे 7वीं चैप्टर। ये 7वीं चैप्टर में जो है आपको गति और दूरियों का मापन है। चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। इसमें सारे फैक्ट जो भी इंपॉर्टेंट है, अब बुक उठाइए 6ठी क्लास की और 7वां चैप्टर निकालिए। आपको खुद पता लग जाएगा इसके सारे फैक्ट, जो सिंपल है, जो इजी है, जो टफ है, वो सारे हैं, ताकि ना सिली मिस्टेक हो ना हार्ड क्वेश्चन आपका छूटे। इसलिए इस सेशन में प्लीज बने रहिए और सारे फैक्ट को आप डे बाई डे जैसे आ रहा है वैसे खत्म करते जाइए। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। लंबाई का ईसाई मात्रक क्या है? मीटर है। ऐसी गति जो निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती है उसे आवर्ती गति कहते हैं। पार्कों में लगे सामान्य झूले, घड़ी के पेंडुलम, गिटार के तार और ढोलों के पृष्ठ आदि किस गति के उदाहरण है? आवर्ती गति के उदाहरण है। जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी रहती है तो इस प्रकार की गति कहलाती है वर्तुलीय गति कहलाती है। इस तीनों को याद रखिएगा। ऐसी गति जो निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराता है उसे क्या कहते हैं? आवर्ती गति कहते हैं। अब पार्कों में जो लगे रहते हैं ना झूले, घड़ी के पेंडुलम, गिटार, ढोलों के पृष्ठ आदि, वो सारे आवर्ती गति है। और जब कोई वस्तु एक इस प्रकार की गति करती है कि उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी रहती है तो इस प्रकार की गति कहलाती है वर्तुलीय गति कहलाती है। ये सारा याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब हम आते हैं, ये देखिए पंखा, घड़ी की सुई और वो जो होता है कुम्हार के जो चाक है वो क्या है? वर्तुलीय गति है। वाहनों की गति किस गति के उदाहरण है? सरल रेखीय गति के। जो वस्तु समय रेखा के अनुदिश गति करती है तो ऐसी गति क्या कहलाती है? सरल रेखीय गति कहलाती है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो 1000 ग्राम होते हैं। 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं? तो 100 किलोग्राम होते हैं। 1 मीट्रिक टन में कितने क्विंटल होते हैं? तो 10 टन क्विंटल होते हैं। ठीक है, उसको याद रखिएगा, 10 टन क्विंटल होते हैं। झूले पर किसी बच्चे की गति होती है, आवर्ती गति होती है। नीचे गिरते हुए पत्थर की गति होती है, सरल रेखीय गति होती है। बंदूक से निकली हुई गोली की गति क्या होती है? सरल रेखीय होती है। पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक पत्थर जो होता है स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। ये देखिएगा, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? तो ये परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सरल रेखीय गति होती है सड़क प्रकार की गति। कौन सा आवर्ती गति का उदाहरण है? पृथ्वी की गति। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? फर्मीमीटर है। लंबाई की न्यूनतम इकाई जो है फर्मीमीटर है। क्षेत्रफल किसे कहते हैं? किसी वस्तु की सतह के मापन को। वक्र रेखा की लंबाई मापी जाती है धागे से। वृक्ष से गिरते हुए फल पर कौन सा बल कार्य करता है? तो गुरुत्वीय बल कार्य करता है। वृक्ष की शाखाओं पर इधर उधर लहराना किस गति का उदाहरण है? तो आवर्ती गति का उदाहरण है। नेक्स्ट हम आते हैं कि सितार की जो बोलियों की गति किस गति का उदाहरण है? तो आवर्ती गति का। ये भी ऐसे पूछेगा, वृक्ष की शाखाओं पर इधर उधर लहराना है किस गति का उदाहरण है? तो आवर्ती गति का। सितार की बोलियों की गति का उदाहरण है आवर्ती गति का। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं बजते समय ढोलों अथवा तबलों की गति किस गति का उदाहरण है? आवर्ती गति का। ये सारी आवर्ती गति से और पीछे भी हम लोग 3-4 क्वेश्चन पढ़े हैं, उसको भी आप 3-4 बार दोहरा लीजिए, आपको कंफर्म याद हो जाएगा। किस वर्ष फ्रांसीसियो ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की थी? तो 1790 में, जिसे मीटर पद्धति कहते हैं। किसका आविष्कार यातायात प्रणाली में सबसे पहले अहम आविष्कार था? पहिए का। पत्थर द्वितीय पथ के अनुदिश गति कर रहा है और गति में पत्थर की आपके हाथ से दूरी समान रहती है तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? वर्तुलीय गति कहते हैं। ये कह रहा है पत्थर की द्वितीय पथ के अनुदिश गति कर रहा है, इस गति में पत्थर की आपके हाथ से दूरी समान है तो इस प्रकार की गति को क्या कहेंगे? वर्तुलीय गति कहेंगे। वर्तुलीय गति किसे कहते हैं? घूर्णन करते समय अंकित चिन्ह से दूरी मापन। किसी सिलाई मशीन की सुई की गति कौन सी होती है? तो आवर्ती गति होती है। मापन की मानक प्रणाली क्या कहते हैं? मीटर पद्धति कहते हैं। वर्तुलीय गति का उदाहरण क्या है? कुएं से जल कर बाहर निकालते और डोल पंखे की परों की गति, रस्सों में बंधे पत्थर की गति। देखिए जब हम कुएं से जल बाहर निकालते हैं ना डोल, तो वो भी है। और पंखे के जो परों की गति होती है ना, पंखे की जो पत्ती होती है उसकी जो गति होती है, और रस्सी में बंधे जो पत्थर होते हैं पत्थर की गति, वो सारी वर्तुलीय गति है। इसको याद रखिएगा। और नेक्स्ट आते हैं सिलाई मशीन सुई की गति कौन सी है? आवर्ती गति है। अब ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। दोलन गति का दूसरा नाम क्या है? तो आवर्ती गति है। बिजली के पंखे की पंखुड़ियां पर अंकित किसी चिन्ह की गति किस घड़ी के सेकंड की सुई की गति का उदाहरण है? वर्तुलीय गति का। किसी साइकिल के पहिए की गति होती है वर्तुलीय गति। कोहनी से उंगली के छोर तक की लंबाई, जिसे हाथ कहते हैं, लंबाई की मात्रा के रूप में प्राचीन में किस देश में उपयोग किया जाता है? मिस्र का। प्राचीन भारत में छोटी लंबाइयों को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? उंगली और मुट्ठी का। किसकी शरीर धारा रेखीय है? मछली। रेडियोधर्मी के एसआई का क्या है? बेकुरल। अपवर्तनांक का मात्रक कोई मात्रक नहीं होता है। भार के एसआई मात्रक बल है। नेक्स्ट हम आते हैं, किस युग में की इकाइयां समान नहीं होती है? बल और दाब का मात्रक कूलाम सेकंड का दूसरा नाम है एम्पियर। तरंग वेग का एसआई मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। एक डायोप्टर में होता है 1/m-1। परमाणु त्रिज्या नैनोमीटर में मापते हैं। लाइट डिटेक्टर उपकरण को पॉलीग्राफ के रूप में भी जाना जाता है। ये लाइट डिटेक्टर जो है ना उपकरण, इसे पॉलीग्राफ के रूप में भी जानते हैं। संवेग में परिणाम और दिशा होता है। थैंक यू सो मच। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।